सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पोजीशन एंड इंटेंसिटी ऑफ आईआर एब्जॉर्प्शन बैंड्स। तो पोजीशन एंड इंटेंसिटी का मतलब ये है, जब हम बात करेंगे पोजीशन की, इसका मतलब है कि कोई भी पर्टिकुलर आपकी पीक है या बैंड है वो कितने वेव नंबर पे आएगा, यानी कि क्या पोजीशन होएगी, वो 1000 है, 2000 है, 400 है, 500 सेंटीमीटर इनवर्स है। तो पोजीशन का मतलब हम बात कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी की और वेव नंबर की, और इंटेंसिटी का मतलब होएगा कि वो कितना है, वो स्ट्रॉन्ग है, मीडियम है कि वीक है। फॉर एग्जांपल आपको ये जो नज़र आ रही है पीक, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग, ये क्या है, वीक, ये क्या है, मीडियम। तो वी आर टॉकिंग अबाउट पोजीशन एंड इंटेंसिटी। सो पोजीशन के लिए क्या है, वी नो हुक्स लॉ दैट न्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई √k/μ। और ये हुक्स लॉ हमें ये बताता है, अगर आप फ्रीक्वेंसी के टर्म में करोगे तो ये इस फॉर्म में हुक्स लॉ आएगा, अगर वेव नंबर की फॉर्म में करोगे तो इस फॉर्म में आएगा। नाउ फ्रॉम दिस वी नो दैट वेव नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स कांस्टेंट, यानी कि जितना भी अगर कोई बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, उसके फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली वेव नंबर भी ज़्यादा है, यानी कि उस बॉन्ड को स्ट्रेच करने के लिए वी नीड मोर एनर्जी, दैट मीन्स वी नीड मोर फ्रीक्वेंसी, और वी कैन से दैट इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स कांस्टेंट। सो मेरे कहने का मतलब ये है, इफ़ वी कंपेयर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो हमें पता है कि के की वैल्यू सबसे मैक्सिमम होती है फॉर ट्रिपल बॉन्ड। तो के की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा हायर वेव नंबर पे, उतनी ही ज़्यादा वैल्यू होगी वेव नंबर की। सेकेंड इज म्यू, म्यू इज रिड्यूस्ड मास। तो हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि एटम का जितना रिड्यूस्ड मास कम होगा, बिकॉज दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो अगर ये कम तो ये ज़्यादा, अगर ये ज़्यादा तो ये कम, यानी कि अगर रिड्यूस्ड मास कम है यानी कि एटम छोटे हैं, तो वेव नंबर की वैल्यू क्या होएगी, ज़्यादा। तो जैसे अभी हमने पोजीशन ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड की बात की कि फ्रॉम दिस हुक्स लॉ इक्वेशन इट डिपेंड्स अपॉन के मीन्स स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, मास ऑफ एटम का मतलब म्यू, और तीसरा फैक्टर है टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन। तो ये फैक्टर हम कर चुके हैं। वी नो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन, स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग। स्ट्रेचिंग और बेंडिंग में से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी या ज़्यादा वेव नंबर कहाँ पे होएगा, फॉर स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन एज कम्पेयर टू बेंडिंग। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन भी फर्दर 2 टाइप की होती हैं, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग एंड एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। और इन दोनों में से भी जो एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग होती है उसके लिए वी नीड मोर फ्रीक्वेंसी, और वी कैन से दैट विल अपीयर एट हायर वेव नंबर। तो जो एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग होगी दैट विल अपीयर एट हायर वेव नंबर एज कम्पेयर टू सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड हम कर चुके हैं, सिंगल, डबल, ट्रिपल, इन तीनों में से सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा है, ट्रिपल बॉन्ड। तो सबसे ज़्यादा फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू किसकी होगी, ट्रिपल बॉन्ड की। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी और वी कैन से वेव नंबर की वैल्यू तीनों में से किसकी आएगी, ट्रिपल बॉन्ड की। मास ऑफ एटम भी कर चुके हैं, इसमें हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल OH एंड OD, ऑक्सीजन दोनों में कॉमन है। हाइड्रोजन का मास होता है 1, ड्यूटेरियम का मास होता है 2। हमने कहा कि दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब ड्यूटेरियम के केस में अगर मास ज़्यादा है तो ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होगी, कम, और अगर चाहे हम इसको वेव नंबर की फॉर्म में ले लें तब भी बात तो सेम ही है। सो इसकी वैल्यू क्या होगी, कम। इसका मतलब ये है, नाउ यू कैन सी कि OH के केस में ये वैल्यू कितनी है, 3570, और जैसे ही हाइड्रोजन को निकाल के आप ड्यूटेरियम लगाओ जिसका मास कितना है 2, तो वैल्यू कम हो गई, 3570 से कितनी कम हो गई, 2630 सेंटीमीटर इनवर्स। नाउ वी हैव डन 3 फैक्टर्स, राइट, स्ट्रेंथ, मास एंड टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन। तो अब हमें ये करना है कि जब भी हम किसी बॉन्ड की फ्रीक्वेंसी को या वेव नंबर को प्रिडिक्ट करेंगे तो हम किसी एक फैक्टर के ऊपर नहीं डिसाइड कर सकते। ये नहीं है कि किसी का फोर्स कांस्टेंट ज़्यादा है तो दैट मीन्स उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होएगी, हो सकती है, बट हमें दोनों फैक्टर्स को कंबाइन करके फिर हम फाइनल किसी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। जैसे यहाँ पे देखियो एक एग्जाम्पल है, ये 4 बॉन्ड्स हैं, CH, NH, OH, FH। अब आपको पता है कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8 एंड फ्लोरीन का 9। दिस इज देयर एटॉमिक नंबर। अगर हम इनको मास को देखें तो ये डबल हो जाते हैं, लेट्स से 12, 14, 16 एंड इट विल बी मोर देन 18, राइट। सो अगर हम
रिड्यूस्ड मास के बेस पे देखें तो सबसे स्मॉलर मास किसका है, कार्बन का, राइट। और हमें पता है जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूस्ड मास। तो अगर हम रिड्यूस्ड मास या सिर्फ मास के बेस पे देखें तो हम ये जज करेंगे कि इन 4 बॉन्ड में से, क्योंकि रिड्यूस्ड मास सबसे कम किसका है, कार्बन का, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी होनी चाहिए, इस बॉन्ड की। तो दैट मीन्स वी एक्सपेक्ट दैट इट शुड बी CH NH OH FH इस ऑर्डर में। अगर हम फोर्स कांस्टेंट की बात करें तो वी नो कि फोर्स कांस्टेंट के बेस पे किस बॉन्ड की जो वाइब्रेशन है यानी कि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होनी चाहिए, FH की, और यानी कि ऑर्डर शुड बी लाइक FH, उल्टा होना चाहिए इससे। और जब हम एक्चुअल ऑर्डर देखते हैं, एक्चुअल ऑर्डर का मतलब जब हम इन चारों बॉन्ड्स की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को कंपेयर करते हैं तो हमें ये समझ आता है कि कौन सा फैक्टर किस पे डोमिनेट कर रहा है। फोर्स कांस्टेंट का फैक्टर डोमिनेट करता है ऑन रिड्यूस्ड मास। इट मीन्स इन बॉन्ड्स के केस में एक्चुअल ऑर्डर क्या है, FH ग्रेटर देन OH ग्रेटर देन NH ग्रेटर देन CH। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं पोजीशन के बाद, ये बात हो गई। अब हम बात करते हैं इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड। तो इंटेंसिटी के लिए 2 ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज कंसंट्रेशन, दैट मीन्स जिस भी बॉन्ड की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की आप बात कर रहे हो उसकी कंसंट्रेशन क्या कितनी है, क्या कम है ज़्यादा है। सो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। फॉर एग्जांपल आप ब्यूटेन ले लो 4 कार्बन, नॉन एन ले लो 9 कार्बन। हमें पता है कि जो CH बॉन्ड है ऑब्वियसली नॉन एन के केस में ज़्यादा होंगे CH बॉन्ड एज कम्पेयर टू ब्यूटेन। तो जब आप इन दोनों का IR कंपेयर करोगे तो जो CH बॉन्ड की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वो किस मॉलिक्यूल में ज़्यादा आएगी, नॉन एन में, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ दोज बॉन्ड्स जो वाइब्रेशन को अंडरगो कर रहे हैं वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ब्यूटेन। तो यहाँ पे इंटेंसिटी लेस है, यहाँ पे इंटेंसिटी मोर है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन होगी और यहाँ पे इसके कंपैरेटिव वीक होगी। सेकेंड इज मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट चेंज। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वी नो कि डाइपोल मोमेंट चेंज होनी चाहिए। डाइपोल मोमेंट चेंज होने का मतलब ये है कि मॉलिक्यूल में इससे पहले कि IR की रेडिएशन उसके साथ इंटरेक्ट कर रही है, उसकी जो पहली डाइपोल मोमेंट की वैल्यू है, जैसे ही वो बॉन्ड वाइब्रेट हो, चाहे वो स्ट्रेच हो रहा है चाहे वो बेंड हो रहा है, तो वो उसके यानी कि सेम वैल्यू नहीं होनी चाहिए। डेल्टा म्यू मीन्स अभी IR इंटरेक्शन से पहले जो इसकी म्यू वैल्यू है और जैसे ही बॉन्ड को IR रेडिएशन ने स्ट्रेच कर दिया है या बेंड कर दिया, डिपेंडिंग अपॉन कि जो भी तरह की वाइब्रेशन उसमें हो रही है, तो ओवरऑल अगर हम इन दोनों डाइपोल मोमेंट्स की वैल्यू को माइनस करेंगे दैट विल बी डेल्टा म्यू। तो जितनी डेल्टा म्यू की वैल्यू ज़्यादा आएगी यानी कि जितना वो उसमें डाइपोल मोमेंट चेंज ज़्यादा होएगा उतनी ही इसकी इंटेंसिटी क्या होएगी, ज़्यादा। सो हायर द वैल्यू ऑफ डेल्टा म्यू स्ट्रॉन्गर इज द पी। सो मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट चेंज हम कर रहे हैं कि जितने डेल्टा म्यू की वैल्यू ज़्यादा होएगी उतनी ही इंटेंसिटी होगी। इसमें हम 2 एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। ये 2 एग्जाम्पल है। इसमें आपको पता है दिस इज अ सिमेट्रिकल अल्कीन, तो सिमेट्रिकल अल्कीन में म्यू वैल्यू 0 होगी तो इट विल बी IR इनएक्टिव। कोई IR जब आप इसका IR लेने की कोशिश करोगे तो कोई पीक्स कुछ बैंड कुछ नहीं नजर आएगा आपको। दूसरी तरफ ये मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में हमें पता है मिथाइल ग्रुप्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, तो ये जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है ये इस तरफ है, यानी कि ये डाइपोल मोमेंट कैंसिल नहीं हो रहा, राइट, यानी कि म्यू इज ग्रेटर देन 0। तो जब आप इस मॉलिक्यूल का IR लोगे तो आपको एक वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी की वैल्यू नज़र आएगी, यानी कि आप IR लोगे तो आपको एक पीक नज़र आएगी एट 1640 सेंटीमीटर इनवर्स, बिकॉज दिस इज अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, दिस इज सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में जो डाइपोल मोमेंट होता भी है क्योंकि वो सिमेट्रिकल है तो दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाता है। नेक्स्ट इज कंपैरिजन ऑफ C डबल बॉन्ड O एंड C डबल बॉन्ड C। ऑब्वियसली ये दोनों सेम एटम्स है तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट चेंज इतना नहीं होगा, और क्योंकि ये डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एटम है तो यहाँ पे पहले ही डाइपोल मोमेंट काफ़ी ज़्यादा होगा, क्योंकि जो ये पॉजिटिव नेगेटिव पोल हैं वो भी पहले ज़्यादा होंगे, और जब इसमें वाइब्रेशन होएगी, बॉन्ड स्ट्रेच होता है या बेंड होता है, जो भी इसमें पर्टिकुलर वाइब्रेशंस होएंगी, तो वो जो μ2 आएगा यानी कि स्ट्रेच होने के बाद, बेंड होने के बाद, उसकी वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा आएगी। सो इफ़ वी कंपेयर कि जो हेटेरो एटम है उनके केस में डाइपोल मोमेंट चेंज ज़्यादा होता है तो ऑब्वियसली
IR में उनकी पीक्स ज़्यादा इंटेंस होंगी एज कम्पेयर टू सिमेट्रिकल एटम्स. So that's all about position and intensity. We have done position and intensity of absorption band.